नमस्कार। स्वागत है मोमल एकेडमी सिक्कर में। आज के वीडियो में बात करेंगे 15 जुलाई से 21 जुलाई तक का जो भी करंट अफेयर्स है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वर्ल्ड का हो या फिर राजस्थान से संबंधित हो, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है आने वाले एग्ज़ाम, चाहे मैं बात करूँ आरएस की, आपकी जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम हो, संगणक का हो, सूचना सहायक का एग्ज़ाम हो, या फिर इसके अलावा जो भी आने वाले समय में रीट का एग्ज़ाम होने वाला, आपको पता है कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जो भी एग्ज़ाम है ना, उन सब के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि हर सवाल के आंसर से संबंधित एक इमेज, एक फ़ोटो आपके साथ होगी, ताकि सवाल का जो आंसर है उसको याद करने में आपको सहायता मिलेगी। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? पहली बार ही टाइटल राउंड जीता है और ये जो टाइटल जीतने वाले व्यक्ति है उनका नाम है कार्लोस अल्काराज। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। कार्लोस अल्काराज कौन से देश के हैं? तो मैं आपको बताऊँ, स्पेन के रहने वाले हैं और फर्स्ट टाइम उन्होंने ये अवार्ड जीता है। दूसरा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको कि आजकल एग्जाम में जो जीतता है वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है, उसके अलावा किसको हरा के जीता है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो हारने वाला भी आपको याद रखना है। तो नोवाक जोकोविच को हरा कर इन्होंने किताब जीता है। कार्लोस अल्काराज आपको नाम याद रखना है। अगला अपना सवाल है, आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे संबंधित एक और सवाल है आईआईटी का, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो इसका अपने जो आंसर है वो देगा अबू धाबी। अबू धाबी पड़ता है आपके यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पर जो है आईआईटी दिल्ली का ना कैंपस खोला जाएगा पहला। और जो इसमें स्टार्ट होने की जो डेट है ना इसकी, भाई कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी जो हाल फिलहाल में जो डेट है वो सितंबर 2024 में है कि जो इसमें जो कॉलेज का जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा अबू धाबी में। इसके अलावा एक और आईआईटी है जिसका भी जो कैंपस है खोला गया है, वो है आपकी आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास का कैंपस खोला गया तंजानिया में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों आईआईटी आपको याद रखनी है। आपको पता होगा आईआईटी मतलब जो टेक्निकल चीज़ होती है उसमें इंडिया में काफ़ी फेमस है। चाहे गूगल का सीईओ, चाहे अब क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, सब ने कहीं ना कहीं आईआईटी से ही संबंधित है, सबके सब। अगला अपना सवाल है, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी के जो युद्ध अभ्यास होते हैं ना, उनका सवाल तो एग्जाम में लगभग मतलब आता ही आता है। तो नोमैडिक एलिफेंट 2023 का जो संबंध है ना, वो इंडिया और कौन से देश से संबंधित है? ये तो ये होगा आपके मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट जो युद्ध अभ्यास है वो हो रहा है। और स्थान अगर पूछे आपसे कि कहाँ हो रहा है, तो ये स्थान हो जाएगा आपके मंगोलिया की जो राजधानी है उसका नाम है उलन बटार। मंगोलिया की राजधानी ही, तो इस जगह पर ये वाला जो नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास है वो हो रहा है मंगोलिया की राजधानी उलन बटार में, भारत और मंगोलिया के मध्य। अगला अपना सवाल है, आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक किसने जीता है बताना। तो ये व्यक्ति है अपने जिन्होंने कांस्य पदक जीता है और इनका अपने नाम है पृथ्वीराज टोंडीमन। पृथ्वीराज टोंडीमन है जिन्होंने आईएसएस जो शॉटगन होती है उसके अंदर कांस्य पदक जीता है। अगला अपना सवाल है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जारी किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल मल्टी डायमेंशन पोवर्टी इंडेक्स एनएमपीआई जारी किसने करा है ये बताना आपको। इसका आपके आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग जो भारत का जो थिंक टैंक है, सर्वोच्च थिंक टैंक, उसने ये एनएमपीआई है ना इंडेक्स जारी करा है। इसको जारी करने का उद्देश्य ये होता है कि जो भी भारत के राज्य है उनमें से कौन कौन से राज्य है जिन्होंने कितने प्रतिशत लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, चाहे उसमें केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना हो। तो हर एक राज्य को उसके जो इंडेक्स होता है उसके हिसाब से रैंक इसमें दी जाती है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स ने, याद रखना, नीति आयोग ने इसको निकाला है। अगला अपना सवाल है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ये भी आपका सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इसका संबंध ये है कि सीधा सीधा बोनालू फेस्टिवल है, उसका संबंध कौन से राज्य से है आपको ये बताना है इसके अंदर। तो बोनालू जो फेस्टिवल है वो आपका है तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना राज्य है आपका, तो वहाँ से बोनालू फेस्टिवल है का संबंधित है। इसके अलावा जो तेलंगाना के सीएम की बात करूँ तो आपको पता होगा चंद्रशेखर राव, ये तेलंगाना के सीएम है। और इन्होंने अभी हाल ही में जो इनकी जो पार्टी थी टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसका नाम बदल के कर दिया है बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, इसका इन्होंने नाम करा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, चर्चा में रहा था। बोनालू फेस्टिवल का संबंध है आपका तेलंगाना से। अगला अपना सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है बताना आपको।
ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर। तो आपको पता होगा ड्रग्स अगर आ जाती है तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो होता है आपके, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं एनसीबी बोलते हैं अपन, तो उससे संबंध होती है। और जो एनसीबी होता है ना हमेशा होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो अपने गृह मंत्री आपको पता ही है देश के कौन है, तो अमित शाह है। तो इसका अध्यक्ष किसने कराई, अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता करी इसके अंदर। अगला अपना सवाल है ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी न करने का फैसला है। इंपॉर्टेंट सवाल है, न करने का फैसला लिया है। उसका जो रीज़न है इन्होंने जो बताया है, इन्होंने कहा कि फंड की इनके पास कमी है, इस वजह से इन्होंने फैसला किया कि इसका जो हम आयोजन नहीं करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के शहर है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेज़बानी न करने का फैसला लिया। अच्छा कौन सा देश करेगा, तो ये अभी फैसला हुआ नहीं है, जब आएगा तो आपको मैं बता ही दूंगा। अगला अपना सवाल है कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ओमान चांडी कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो इसका अपने ये आंसर हो जाएगा आपके केरल। केरल है, केरल के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे ओमान चांडी। और कब कब रहे थे अभी, ये केरल के 2004 से 2006 और 2011 से 2016 तक ही 2 बार केरल के सीएम रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री आपको पता होगा पी विजयन उनका नाम है, लेफ्ट पार्टी है उनके। अगला अपना सवाल है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता विकसित किया। तो आपको पता होगा तो प्रधानमंत्री मोदी है, उनकी हाल ही में फ्रांस देश की यात्रा थी, तो उन्होंने फ्रांस के साथ समझौता कराया। इसके अलावा फ्रांस के साथ उन्होंने 26 जो आपके रफाल है, जो INS विक्रांत हमने बनाए हैं उसके अंदर उसको करा जाएगा डिप्लॉय। इसके अलावा 3 जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसके लिए भी समझौता इसमें किया गया है। तो एडवांस तकनीकी समझौता फ्रांस के साथ। अगला अपना सवाल है विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है। दोनों याद रखना आपको, पुरुषों में कार्लोस अल्काराज मैंने बता दिया आपको, नोवाक जोकोविच को रखे। और महिलाओं में कौन है, तो महिलाओं में आपके है मार्केटा वोंद्रुसोवा, ये आपको याद रखनी। मार्केटा वोंद्रुसोवा जिन्होंने जो विंबलडन ग्रैंड स्लैम है वो जीता है। अच्छा कौन से देश की रहने वाली है, देश भी अगर याद रख लेना है, चेक गणराज्य की से इसका संबंधित है, चेक गणराज्य, ठीक है जी, चेक गणराज्य से इसका संबंध है। मार्केटा वोंद्रुसोवा इनका नाम है। अगला अपना सवाल है नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अच्छा एक्सपोर्ट का मतलब है कि जो अपन लोग निर्यात करते हैं, तो इसमें हमको ये बताना है कि जो कौन सा राज्य है जिसने ना मैक्सिमम अपने यहाँ से निर्यात करा है। तो मैप से आपको पता लग रहा है कौन से राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। तो अच्छा ये हो जाएगा अपने तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इसके अंदर है ना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उद्देश्य मैंने बता दिया आपको कि जो निर्यात क्षमता है और जो प्रदर्शन है उसको ध्यान में रख कर ही किया जाता है। और इसका अपने आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला सवाल है जी अपना PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये किस राज्य या यूटी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर ये सवाल है अपना। तो ये हो जाएगा जी अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। फोटो में दिख रहा होगा आपको। PM मोदी इनॉग्रेट न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग वीर सावरकर एयरपोर्ट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में पड़ता है आपके, तो अंडमान निकोबार इसका अपने आंसर हो गया। अगला अपना सवाल है केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जी बताना आपको, फोटो में दिख रहा होगा आपको। सहारा जो पोर्टल आपको पता होगा कि जो सहारा एक संस्था थी जो मतलब लोगों के पैसे लेती थी उनको जमा करती थी, जैसे सोसाइटी होती ना उस तरीके से था। बाद में ये बैंकरप्ट हो गया और इसका जो मालिक है सुब्रत रॉय अभी जेल में है वो हाल ही में। तो अभी जो गवर्नमेंट, अच्छा सेबी है आपको पता होगा, सेबी संस्था है आपकी शेयर मार्केट के जो रेगुलेट करने का काम करती है। तो उस सेबी के अंदर लगभग 25,000 करोड़ रुपए पड़े हैं सहारा में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा था उनका। तो उसको जो रीपे करने के लिए उन लोगों का पैसा लौटाने के लिए जो गृह मंत्रालय है, इसका आंसर हो जाएगा अपने गृह मंत्रालय। अच्छा सॉरी गृह मंत्रालय नहीं, आपको पता है गृह मंत्रालय के साथ ही होगा सहकारिता मंत्रालय। अमित शाह को देखकर मुझे लगा गृह मंत्रालय, जो अमित शाह है वही आपके सहकारिता मंत्रालय के जो भी है जो मंत्री हैं। आपको पता होगा शायद 2019-20 की या 21 की बात है, उस समय एक अलग से कोऑपरेटिव मंत्रालय की भी स्थापना करी गई थी जिसको कि अभी जो गृह मंत्रालय के अधीन या फिर साथ में कार्य करता है। तो सहकारिता मंत्रालय के अधीन है केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला अपना सवाल है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडेक्स वाले जो भी सवाल हैं वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है भारतीय पासपोर्ट के इंडेक्स जो नंबर है वो पूछ रहा है इसके अंदर। तो भारतीय को मिला है जी 80वां नंबर मिला है, भारतीय पोस्ट को 80वां नंबर मिला है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। तो जो सिंगापुर का जो पासपोर्ट है ना आपके वो सबसे ताकतवर बन गया है
जापान वाले को पछाड़ कर। इंडिया वाला 80 नंबर का। अगला अपना सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 डिफेंस एक्सपो है का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया, भारत, चीन या सिंगापुर? तो आंसर देगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की इसके अंदर राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी जो डिफेंस एक्सपो 2023 उसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। अगला अपना सवाल है एडीबी। एडीबी का मतलब जी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर, जो अपनी जो जीडीपी जो वृद्धि दर है उसके बारे में पूछ रहे हैं, का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। सवाल ये है कि भाई जो इंडिया की जीडीपी है वो कितने % से बढ़ती रहेगी लगातार, ये बताना आपको। तो इसका अपनी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 6.4%। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है इंडिया के इकोनॉमिक्स के हिसाब से। 6.4% का इन्होंने जो अनुमान था उसको बरकरार रखा है इन्होंने। अगला अपना सवाल है, तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? G20 का जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं आपको बताता हूँ, G20 का जो सवाल होगा वो आपकी एग्ज़ाम कब होती है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। अगर जैसे जुलाई में कोई एग्ज़ाम है तो जैसे मान लो जून वाला जो G20 है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगस्त में कोई एग्ज़ाम है तो जुलाई वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो? एक महीने पहले का जो भी G20 की बैठक होती है उसके हिसाब से सवाल इंपॉर्टेंट इसके अंदर हो जाएगा। खासतौर पर जो पहली बैठक होती है वो आपको पता है उदयपुर में हुई थी, तो वो तो आपको याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है। तो ये पूछा वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक वाले गवर्नर है, तो उनकी बैठक आपको बताने की कहाँ से भरी हुई है, तो ये हो जाएगी गांधीनगर। गांधीनगर पड़ता है आपको गुजरात में, गुजरात गांधीनगर के अंदर इसकी बैठक हुई है। अगला अपना सवाल है, 24वें करगिल दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई? ये सवाल है, थोड़ा डीप का सवाल है। अगर मैं तो नॉर्मली ऐसा सवाल आता नहीं एग्जाम के अंदर, पर कभी किसी को अगर पूछना ही हो कि भाई आंसर गलती करवाना है बच्चे से, तो इसका अपने आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली से है ना इस मोटरसाइकिल से वगैरह शुरुआत की गई है अपने। अगला अपना सवाल है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया? देखो आपको AI है ना बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। जो फेमस AI मैं आपको बता दूँ, एक तो आपको पता ही है कि ChatGPT है, ओपन AI कंपनी का है। इसके अलावा आपको पता है गूगल का भी AI है जिसका नाम है बार्ड। इसके अलावा आपको पता होगा एक इंडिया का भी है जिसका नाम है लेक्सी। ठीक है। तो ये सवाल आपने पूछा है बीमा के लिए किसने ना लॉन्च करा है, तो ये देखो सिंप्लीफाई नाम की कंपनी है जी। सिंप्लीफाई कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया है। नाम क्या दिया है इसको? नाम इसको दिया है इन्होंने इंश्योरेंस जीपीटी। ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई कंपनी। अगला अपना सवाल है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी है? भाई इनको ना ट्रायल निकलना, सीधे इनको वहाँ पे भेजा जाएगा। तो इसका अपने आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया। पुरुषों में तो बजरंग पूनिया को छूट दी गई है, और अगर महिलाओं की मैं बात करूँ तो महिलाओं जी अपने दी गई है छूट विनेश फोगाट। महिलाओं में विनेश फोगाट को छूट दी गई है। पुरुषों में बजरंग पूनिया, महिलाओं में विनेश फोगाट, इन दोनों को इसके अंदर छूट दी गई है। अगला अपना सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का उद्घाटन किया है? कि जो वो खाना है उसको रेगुलेट करने के संबंध में, जो उसके संबंध में नियम कानून बनाने उनके संबंध में जो समिट हुआ है उसका उद्घाटन किसने करा? तो ये अपने हो जाएगा मनसुख मंडाविया। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, उन्होंने इसका उद्घाटन यहाँ पर करा है। ये देखो मनसुख मंडाविया है। इसके अलावा जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी है। अगला अपना सवाल है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ये वाला सवाल है ना, आपको पता है अभी जो हाल ही में ERO का एग्जाम आता है उसमें भी एक सवाल था शतरंज का ही था। तो शतरंज वाले सवाल कुछ ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। इसका जी अपने आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंदा जो है, इन्होंने जो सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट है जो हंगरी के देश के अंदर हुआ है वो इन्होंने जीता है। अगला अपना सवाल है, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किससे चुना गया है? तो उपाध्यक्ष का मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है एक तो राज्यसभा का होता है सभापति, तो राज्यसभा का सभापति होता है उसको तो अपन बोलते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति तो है अभी आपके जगदीप धनखड़ जी। ठीक है। इसके अलावा जब सभापति उपस्थित नहीं होता है तब राज्यसभा की बैठक की कार्रवाई के संचालन के लिए उपसभापति या उपाध्यक्ष को बोलते हैं। उनका एक क्या होता है पैनल होता है। पैनल में क्या होता है लगभग 10 लोग होते हैं। तो उन 10 लोग में बहुत सारे लोगों का नाम होता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एक जो हाल ही में नाम है PT उषा का नाम है, जो पहली क्या बोलते हैं उसको महिला खिलाड़ी बनी है जिनका मनोनीत खिलाड़ी बनी है। PT उषा पहली मनोनीत खिलाड़ी बनी है जिनको कि राज्यसभा के उपसभापति का जो पैनल है उसके अंदर नामिनेट किया गया। अच्छा ये क्या करेंगे, जैसे जब
सभापति नहीं होता है तो उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा जो लेटेस्ट आपको पता है घनश्याम तिवाड़ी है, राजस्थान बिलोंग करते हैं अपने घनश्याम तिवाड़ी, उनको भी बनाया गया है। इसके अलावा जो जो नए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके एस फांगयून कोन्याक। इनका संबंध है जी नागालैंड से, ठीक है। यह नागालैंड की पहली महिला सांसद है जिनको राज्यसभा के उपसभापति का जो पैनल है उसके अंदर इनका नाम चुना गया है, एस फांगयून कोन्याक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला अपना सवाल है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन से बने हैं? आपको पता है, फोटो देखे लग गया होगा। ये हो गया जी अपनी विराट कोहली, और जो 500 मैच में इन्होंने इसमें शतक भी जड़ा अपना, ठीक है। तो विराट कोहली 10वें बंदे बने जिन्होंने 500 क्रिकेट मैच खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय में। अगला अपना सवाल है, वर्ष 2023 में फिल्मफेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का जो 69वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 69 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा, किस राज्य में किया जाएगा? तो ये पूछा है, तो इसका अपने आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में पहली बार हो रहा है, और 69वां ये भी आपको याद रखना है, गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला अपना सवाल है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? जो सर्फिंग होती है ना, आपको पता है, लहरों में देखते हो आप, वो घूमते हैं बैठ के, देखा होगा आपने कभी टीवी के अंदर, मूवी में दिखाते हैं। तो इसमें हो जाएगा जी हाँ, मालदीव। जो मालदीव देश है उसके अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगला अपना सवाल है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास जॉइंट वेंचर के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ब्राज़ील, जापान, अर्जेंटीना या जर्मनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जापान। भारत ने सेमीकंडक्टर के लिए जापान के साथ समझौता किया। इसके अलावा जो आपका यूएसए है, अमेरिका है, अमेरिका भी भारत में सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। ये तो थी पॉजिटिव न्यूज़। दूसरी जो नेगेटिव न्यूज़ थी जो मैं आपको बताऊँ, ये थी कि क्या बोलते हैं उसको, आपकी कंपनी इंडिया की एक वेदांता का जॉइंट वेंचर हुआ था ताइवान की कंपनी है फॉक्सवैगन से। फॉक्सकॉन से, ताइवान की कंपनी है, इनका जॉइंट वेंचर हुआ था, और ये दोनों कंपनियां मिलकर गुजरात के अंदर अपना सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने वाली थी। लेकिन कुछ कारण थे जिस वजह से इनका जो जॉइंट वेंचर वो टूट गया, और जो सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है वो नहीं लग पाएगा। ये नेगेटिव न्यूज़ थी। हालांकि इंडिया अभी ये मानता है कि हम जो सेमीकंडक्टर जो फील्ड है उसके अंदर हम अभी भी तरक्की कर सकते हैं, और अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इसके अंदर सेमीकंडक्टर का, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो अभी इन्होंने समझौता कराया जापान से, याद रखना आपको, ठीक है। अगला अपना सवाल है, किस मंत्रालय ने जेईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट इंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? ये बताना आपको। जो परचेजिंग करते हैं उसका जो सवाल है अपने, इसका आंसर हो जाएगा कोल इंडिया। जो कोयला मंत्रालय है उसने ये इसका है जो जीता है। आपको पता होगा अभी भी इंडिया की जो मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो तापीय ऊर्जा है, उससे बनती है। हालांकि जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ज़्यादा फोकस है किसके ऊपर, जो क्या कहते हैं उसको अपन, सोलर एनर्जी एक तो आपको पता है, सौर ऊर्जा, और उससे भी थोड़ा सा आगे जाके अपन जा रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ। ग्रीन हाइड्रोजन में जो पीएसयू सेक्टर की जो कंपनियां हैं, मैं आपको बताऊं अगर थोड़ा सा, तो इसमें एनटीपीसी आपकी हो जाएगी, और आपके एनएचपीसी हो जाएगी। इसके अलावा आपके सतलज जल विद्युत निगम हो जाएगा। जो पीएसयू सेक्टर की कंपनियां वो तो आगे है ही है। इसके अलावा आपकी मैं आपको बताऊँ टाटा पावर है, अडानी पावर है, रिलायंस इंडस्ट्री है, ये भी बहुत सारी कंपनी जो ग्रीन हाइड्रोजन में जा रही है। और इंडिया जितना ग्रीन हाइड्रोजन में जाएगा उतना ही इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। उससे क्या होगा, एक तो जो अपने को कोयला है ना, उसकी वजह से जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम करेंगे अपन। अपन ने आपको पता होगा 2070 तक इसको जीरो कार्बन वाला देश बनने का लक्ष्य रखा अपन ने। तो एक तो ये होगा। दूसरा ये होगा कि जो हम अरब देशों से जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से हमारा जो काफ़ी पैसा है वो उसी में चल जाता है, खर्च हो जाता है। तो उसको भी अपन क्या कर दें, कम कर देंगे, या फिर लगभग जीरो ही कर देंगे अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी की तरफ अगर बढ़ते हैं तो। और आज का आखिरी सवाल अपना है, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ने किस बैंक के साथ समझौता किया आपको बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके केनरा बैंक। केनरा बैंक के साथ है ना ये समझौता करा है, ठीक है। तो ये आपके करंट अफेयर्स हो गए थे आपके 15 से 21 जुलाई तक, ठीक है। और लगभग 20-25 मिनट, 20 मिनट का वीडियो बना है अपना, ठीक है। और देखो जी, जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ना वो इतना ही बनता है वीडियो, ठीक है। डेली के फालतू के 1.5 घंटे का वीडियो बना दूँ मैं, उसमें मैं पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर्स, मैं पढ़ने लग जाऊँ आपको पॉलिटी और हिस्ट्री, तो उसका तो देखो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। याद रखना समय है ना आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अपना समय उधर ही लगाइए जहाँ से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा हो मिनिमम समय के अंदर। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ और अगली अपनी चर्चा होगी 30 जुलाई के आसपास। ठीक है, धन्यवाद।